सीक्रेट सरताज, कहानी दूसरी दुनिया की, एपिसोड 7, छल कपट और सच्चाई। मौत को छूकर भी कोई वापस आ सकता है भला? इंसान तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इंसान के अलावा है कौन इस दुनिया में जो जिंदगी और मौत का ये खेल खेले जा रहा है और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हो रही थी। राजस्थान के सीकर शहर के पास एक तालाब के किनारे वो हो रहा था जो इस दुनिया के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। सालों पहले अपने बेटे को मार डालने वाला श्याम सुंदर आज अपने बेटे सरताज के सामने आंखों में शर्म लिए खड़ा है। और सरताज की जान के पीछे पड़े हुए प्रोफेसर रक्षित, जिस पर कुछ देर पहले गोली चली थी, उसका खून बहे जा रहा था और वो एक बार फिर से सांस ले रहा था। प्रोफेसर की आंखें खुली थी, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था। अभी अपने पैरों पर फिर से खड़े होने के लिए प्रोफेसर को कुछ देर और लगने वाली थी, लेकिन उसकी इस हालत से अनजान सरताज ने अपने कदम अपने पिता श्याम सुंदर की तरफ बढ़ाए और अतीत की वो किताब खोली जिसके पन्ने श्याम सुंदर ने कभी पढ़े ही नहीं थे। सरताज ने श्याम सुंदर को बताया कि सालों पहले उसकी बहन कामिनी की मौत का कारण सरताज नहीं बल्कि प्रोफेसर रक्षित ही था। सरताज के मुंह से ये बात सुनकर श्याम सुंदर के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी भीगी हुई आंखों के सामने उसकी 16 साल की बेटी कामिनी का हंसता हुआ चेहरा आ गया। कामिनी एक चंचल, सीधी और बहुत प्यारी सी बच्ची थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें पूरी दुनिया देखना चाहती थी। घर पर उसके पैर बिल्कुल भी नहीं टिकते थे। हर रोज स्कूल के बाद अपनी सहेलियों के साथ वो कुल्फी, गोलगप्पे और चाट पकोड़ों के चटकारे लेने के लिए घर से निकल जाती थी। सरताज और कामिनी का रिश्ता इतना खास था कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा दोस्त मानते थे। दोनों की जान बसती थी एक दूसरे में। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। कामिनी ने खुदकुशी कर ली और उसकी सजा मिली भी तो सरताज को। वही सरताज जो फिलहाल अपने पिता श्याम सुंदर को वो सच बताने जा रहा था जो इतने सालों से उसके मन में था। सरताज अपने पिता के करीब गया और उनके पैर छूकर वहीं उनके पैरों के पास बैठ गया। सरताज की आंखों में पानी तैरने लगा, उसका गला भर आया था और उसने सच से पर्दा हटाते हुए कहा, पिताजी, कामिनी के साथ जो हुआ उसे मैं नहीं रोक पाया। काश मैंने आपकी बात मानी होती और उस दिन उसके साथ स्कूल चला जाता। आप जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि यही प्रोफेसर रक्षित था जिसने कामिनी के साथ। कामिनी ने मुझे सब कुछ बताया था और मैं इस रक्षित की जान लेने स्कूल भी गया, लेकिन इसने अपनी काली ताकत से मुझे मजबूर कर दिया। मेरे सामने मेरी बहन ने अपने आप को मार डाला और मैं मजबूर होकर वहीं बंधा रहा। श्याम सुंदर, जिसे अब भी सरताज की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, सरताज ने आगे बताया कि रक्षित उसकी बहन कामिनी को कई महीनों से परेशान कर रहा था, लेकिन कामिनी ने किसी से कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन फिर एक दिन कामिनी कॉल्स खत्म करने के बाद उसकी सहेलियों को क्लास में दिखाई नहीं दी। सबको लगा कि वो कहीं चली गई है, लेकिन असल में रक्षित ने उस पर कोई ऐसा जादू किया था कि वो खुद स्कूल की लाइब्रेरी में छुपकर बैठ गई थी। जब उसे होश आया तो उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। उसने बस इतना देखा कि प्रोफेसर रक्षित लाइब्रेरी से बाहर जा रहा था। अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर कामिनी घर आई। उसने अपने पिता को ढूंढा, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए शहर गए हुए थे। ऐसे में उसने सरताज को सब कुछ बता दिया। सरताज तुरंत कामिनी को लेकर पुलिस स्टेशन जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही प्रोफेसर रक्षित ने उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाया और स्कूल की उसी लाइब्रेरी में ले गया। शाम हो चुकी थी और स्कूल में कोई नहीं था और चाहते हुए भी कामिनी और सरताज अपनी मर्जी से एक उंगली भी नहीं उठा पा रहे थे। प्रोफेसर ने उन्हें पूरी तरह वश में कर लिया था और फिर सरताज के सामने कामिनी ने खुद को फांसी लगा ली। और फिर जब सरताज को होश आया तो प्रोफेसर वहां पर नहीं था। सरताज ने खुद पुलिस को सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उसका यकीन नहीं किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और सरताज को पुलिस स्टेशन ले गई थी। लेकिन फिर एक दिन सरताज के पिता ने पुलिस को पैसे खिलाए और सरताज को जंगल के किसी पेड़ के पास ले आए और प्रोफेसर रक्षित को वहां बुलाया गया और कहा, मार डालो इसे, पढ़ो अपना कोई मंत्र और मार डालो इसे। इसकी आत्मा को कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए।
ये मेरा बेटा नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा कलंकित सरताज। दुनिया के लोगों ने मान लिया था कि सरताज ने ही अपनी बहन के साथ गलत काम किया था और फिर उसे मार डाला। लेकिन श्याम सुंदर ये सब कैसे मान सकता था? ये सवाल आज भी सरताज को अंदर ही अंदर खाने लगा था। श्याम सुंदर ने अपने बेटे को मार डाला था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका बेटा वापस भी आ सकता है। और इस बार सरताज के पास कामिनी के साथ हुए इस घिनौने गुनाह का सबूत भी था। सरताज ने श्याम सुंदर से वो संदूक लाने के लिए कहा जिस पर सांप लिपटे हुए थे, जिसे सरताज ने अपने ताबीज से खोला और फिर अपने पिता से मिलने गया था। श्याम सुंदर ने गाड़ी से वो संदूक निकाला और एक बार फिर सरताज ने अपने ताबीज से उसे खोला, जिसके अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर सरताज ने एक मंत्र पढ़ा और उस संदूक में श्याम सुंदर को दिखाई दी अपनी बेटी कामिनी, और रक्षित उसके कपड़े खोल रहा था। इसके आगे श्याम सुंदर कुछ देख नहीं पाया और उसने संदूक को बंद कर दिया। अब श्याम सुंदर की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी थी। उसने अपने बेटे सरताज को गले लगा लिया और माफी मांगने लगा। सरताज अपने पिता को इस तरह टूटा हुआ देखकर खुद भी टूटे जा रहा था। आखिरकार उसने अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया था, भले ही इसके लिए उसे मरकर जिंदा होना पड़ा था। सरताज को इसके लिए न जाने कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और कितनी मुश्किलों से उसे वो ताकत मिली थी जिससे वो रक्षित का खात्मा कर सकता था। सरताज ने अब रक्षित की तरफ देखा और समझ गया था कि रक्षित काली दुनिया से था, इसीलिए उसे इस तरह बंदूक लगने से मौत नहीं मिलेगी। ये बंदूक तो बस उसकी ताकत को कुछ समय के लिए कम करेगी। सरताज ने ये सब कुछ अपने पिता श्याम सुंदर को बताया। श्याम सुंदर बस ये जानना चाहता था कि प्रोफेसर रक्षित को कुछ मंत्र आते हैं जिसकी मदद से उसने सरताज को मार डाला था, और सबको लगा था कि वो एक हार्ट अटैक था। लेकिन श्याम सुंदर को रक्षित की सच्चाई और उसकी घटिया काली शक्तियों की ताकत का अंदाजा आज हुआ था। श्याम सुंदर चाहता था कि प्रोफेसर के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन सरताज ने बताया कि रक्षित को जान से मारने के लिए वो कुछ खास कर रहा है, और इस वक्त वो ये सब कुछ उसे नहीं बता सकता क्योंकि रक्षित जिंदा है और उनकी सारी बातें सुन सकता है। सरताज और श्याम सुंदर ने रक्षित को रस्सी से बांधा और उसका मुंह टेप से बंद कर दिया और उसे गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया। सरताज ने श्याम सुंदर से कहा कि उन्हें ये संदूक यहीं पानी में बहा देना चाहिए, क्योंकि अब ये संदूक किसी खाली डब्बे की तरह है, क्योंकि बस 2 बार ही इसके अंदर सच को देखा जा सकता था। सरताज के लिए ये सब कुछ नया तो नहीं था, लेकिन वो ये सब कुछ बचपन से छुपा रहा था। सरताज के अंदर ये जो जादुई ताकत है, इसका पता श्याम सुंदर को उसके जन्म से ही पता चल गया था, लेकिन उसने कभी सरताज को ये सब पता नहीं होने दिया। यहाँ सरताज और श्याम सुंदर गाड़ी से श्याम सुंदर के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ सरताज की सिया जयपुर से मुंबई की फ्लाइट में बैठ चुकी थी। सरताज को अंदाजा भी नहीं था कि इन सबके बीच सिया के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो उससे बहुत दूर जा चुकी थी। सिया ने प्लेन की खिड़की से आखिरी बार राजस्थान की उस जमीन को देखा और उसे एक बार फिर से सरताज का चेहरा नजर आया, वो चेहरा जिसे वो हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहती थी। लेकिन जिंदगी और मुकद्दर को ये मंजूर नहीं था। सिया ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंख से एक आंसू की बूंद उसके गालों पर गिरी। वहीं दूसरी ओर एक पानी की बूंद सरताज के हाथ पर भी गिरी और सरताज ने आसमान की तरफ देखते हुए श्याम सुंदर से कहा कि बारिश होने वाली है, उन्हें जल्दी ही घर पहुंचना चाहिए। श्याम सुंदर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। उनकी गाड़ी सामने एक गुफा से होकर निकलने वाली थी, लेकिन गुफा के बाहर निकलते ही सरताज और श्याम सुंदर की आंखों के आगे वो नजारा आया जिसे देखकर श्याम सुंदर ने पैर से जोर से ब्रेक लगा दी और गाड़ी एक लड़की के पैरों के ठीक पास आकर रुक गई। सिया, सिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? श्याम सुंदर की सांसें अब तक डर के मारे बेहद तेज थी। सरताज ने गाड़ी का दरवाजा खोला और भागकर सिया के पास जाकर उसके चेहरे की तरफ सवालिया नजरों से देखता रहा। सिया ने सरताज की तरफ देखा और उसके चेहरे पर ठीक होते घावों को देखकर बोली, तुम ठीक हो? तुम्हें कहा था ना कि फार्म हाउस से बाहर मत निकलना, तुम्हें खतरा है। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? हाँ सिया, मैं वहीं जा रहा हूँ, बस ये मेरे एक रिश्तेदार हैं, मुझसे मिलने आए थे। लेकिन तुम यहाँ? सिया के पास न जाने क्यों सरताज के सवाल का जवाब नहीं था।
लेकिन इस बार उसने सरताज के हाथों को अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखकर कुछ ऐसा कहा जिसके बाद सरताज ने गाड़ी में उसको बिठा लिया और अपने पिता श्याम सुंदर को सिया के बताए हुए पते पर चलने के लिए कहा। श्याम सुंदर बार बार सरताज को धीमी आवाज में कहता रहा कि गाड़ी की डिग्गी में रक्षित है और उसे पहले श्याम सुंदर के घर ले जाना चाहिए, लेकिन सरताज को ना जाने क्या सूझा हुआ था और वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद सिया रास्ता बताने लगी और श्याम सुंदर मजबूरन उस रास्ते को फॉलो करता रहा। सरताज और सिया ने ना ही इस दौरान कोई बात की और ना ही पीछे डिग्गी से प्रोफेसर रक्षित की कोई आवाज आई। श्याम सुंदर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सिया उन्हें कहाँ ले जा रही है। अचानक से श्याम सुंदर को एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था कलेक्शन किला 200 मीटर। श्याम सुंदर ने जैसे ही ये बोर्ड पढ़ा उसने सरताज से पूछा कि क्या हमें यहीं आना था, क्या वो ये जगह जानता है, हम यहाँ क्यों जा रहे हैं। लेकिन सरताज ने कुछ भी नहीं कहा। सिया ने श्याम सुंदर को गाड़ी चलाते रहने के लिए कहा। श्याम सुंदर के मन में सवालों का एक सैलाब सा उठ रहा था। उसे सरताज और सिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सरताज जैसे सरताज नहीं था। सिया ने एक बड़े से किले के पास गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन श्याम सुंदर अब भी अपने सवालों में खोया हुआ था। फिर सिया ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, रोको, गाड़ी सुनाई नहीं देता। सिया की गाड़ी कालक्षण किले के पास जाकर रुकी, लेकिन फिर सिया की आंख खुली और उसने देखा कि जैसे वो कोई सपना देख रही हो। सिया गाड़ी में नहीं बल्कि फ्लाइट में थी और जब वो जोर से चिल्लाई तो एयर होस्टेस ने उसे आकर संभाला और उसे पानी दिया। सिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ आखिर हुआ क्या था। हालांकि समझ में तो श्याम सुंदर को भी कुछ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। वो सरताज, प्रोफेसर रक्षित और सिया के साथ कालक्षण किले के पास खड़ा था। तो आखिर सिया अगर फ्लाइट में थी तो यहाँ सरताज और श्याम सुंदर के साथ कौन था? ये सब आखिर क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था? ये जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट सरताज, कहानी दूसरी दुनिया की।